नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी दूसरे दिन भी मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे, यहां उन्होंने करीब 56 बीघा कृषि का बेनामा कराया। बताया जा रहा है कि इसी जमीन की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। जानकारी के अनुसार अभिनेता ने बुढ़ाना बांगर क्षेत्र में ये कृषि भूमि खरीदी है। जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए वो सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। रजिस्ट्री के दौरान अभिनेता को देखने के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ वहां पहुंच गई। कई फैंस उनके साथ सेल्फी ली और उनके से बातचीत करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने पैतृक क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रखते हैं और अक्सर अपने गांव आते जाते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक वो ईद तक अपने पैतृक गांव बुढ़ाना में ही रह सकते हैं। अभिनेता के सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचने की खबर से स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। कई लोग उन्हें देखने के लिए वहां पहुंचे। थोड़ा जमीन का मामला था, बस वो हो गया और अच्छे से हो गया। और क्या फिल्म ट्रेलर 2 भी आई है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैंने तो देखी नहीं और मैं तो यहाँ पे आया हुआ हूँ गांव में। कौन सी फिल्में आ रही है आपकी? मेरी जो फिल्में आ रही हैं अभी 4-5 फिल्में हैं, तो देखते हैं कब रिलीज होंगी। बुढ़ाना आते हो, आपका कटरा गांव भी है, कैसा लगता है फिर? हमेशा अच्छा लगता है और यहाँ के ऑफ कोर्स मेरा घर है, बड़ा अच्छा लगता है। सारे लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके। सब लोगों को, कुछ लोग मेरे दोस्त हैं जो अब बड़े हो गए हैं, तो उनको देख के पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब पहचान जाता हूँ तो बड़ा मजा आता है उनके साथ। एक बेनामा था पुराना, उसको कराने के लिए आए थे। लगभग कितनी जमीन है, कहाँ पे जमीन ली है आपने? ये है काफी पुराने ली हुई थी हमने, तो हमारे बड़े पुराने हमारे फादर के मतलब मित्रों में है, पारिवारिक संबंध है जिनसे ली। बहुत अच्छे आदमी, तो हमने बहुत पहले ले ली थी। पेमेंट भी बहुत पहले कर दिया था, तो बेनामा के टाइम मिल नहीं रहा था, तो क्योंकि रेगुलर काम में बिजी थे, तो अभी लगा कि नहीं, अभी 1-2 दिन के लिए फ्री है तो बुढ़ाने जाके अपने ये बेनामा करवा लेते हैं। पहले की खरीदी हुई जमीन है, अभी की। नवाज भाई कब तक बुढ़ाना पुराना रहेगा? बुढ़ाने हैं नवाज भाई भी, आज तो हैं, 3 दिन से यही है, आज है यही। क्या ईद तक यहीं पे रहेगी? नहीं, ईद तक नहीं, आज रात को या सुबह को निकल। 56 बीघे का लगभग कितने रुपए की कीमत है? वो भी 10 करोड़। कहाँ पर करवाया है? बुढ़ाना बांगर। और लगभग कितने दिन तक लगातार बैनामा हुआ है यहाँ पे? वहीं लोकसभा बजट सेशन 2026 में एप्रोसिएशन बिल 2026 पेश किया गया है। इस बिल के माध्यम से मंत्री सांसद से भारत के कैंसोलिडेटेड फंड से भुगतान और एप्रोसिएशन की मंजूरी ले रहे हैं। ये फंड वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं को जारी रखने के लिए जरूरी है। सत्र के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स डिमांड्स पर चर्चा भी हुई। सरकार ने साल के दौरान हुए अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए मूल बजट से अधिक फंड की मांग की है। सदन में इस डिमांड पर वोटिंग की, जिससे वित्तीय वर्ष के अधूरे खर्चे को पूरा किया जा सके। बजट एलोकेशन पर भी जोर दिया गया। लोकसभा ने 2 प्रमुख मंत्रालय के लिए ग्रांट्स डिमांड पर चर्चा की। सत्र में डायरेक्ट टैक्स सुधार की भी चर्चा की गई। बताया गया है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें आसान टैक्स फॉर्म, अलग अलग रिटर्न टाइमलाइन और स्टूडेंट्स और युवा प्रोफेशनल्स के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स खुलासा करने में 6 महीने का समय शामिल है। सर, मेरा हिंदी कमजोर है सर, फिर भी समाजवादी पार्टी ने इतना बोल दिया, हिंदी में शायरी बोल दिया। मैं बोलना चाहती हूँ सर, ये सप्लीमेंट्री डिमांड में किसानों के लिए अधिक फर्टिलाइजर सब्सिडीज है, वैश्विक दिक्कतों से लड़ने के लिए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड में वृद्धि है। इन सब चुनौतियों के लिए हम चाहते हैं कि किसान सांसद में हम चाहते हैं कि सांसद में हमें अच्छे सुझाव मिले, पर यहाँ समाजवादी के सदस्य शायरी कर रहे हैं। ये सब मेन
भोजपुरी और साईफाई के लिए जरूर उचित होगा, सदन के लिए नहीं। ये सब संसद के बाहर और टीवी डिबेट्स के लिए ठीक है, यहाँ के लिए नहीं। आप शायरी लिखते रहिए, हम इतिहास लिख रहे हैं, हम तस्वीर बदल रहे हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने हाल ही में कहा है कि सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन ईंधनों की आपूर्ति में फिलहाल किसी प्रकार की कमी नहीं है। एलपीजी को लेकर सुजाता शर्मा ने कहा है कि ये मंत्रालय के लिए चिंता का विषय है। हालांकि देश भर में 25,000 वितरकों में किसी के पास स्टॉक खत्म होने की रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराकर गैस या ईंधन की खरीदारी ना करें। सुजाता शर्मा ने ये भी कहा है कि मंत्रालय लगातार एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पर निगरानी रख रहा है और किसी भी तरह की असुविधा को रोकने के लिए सुरक्षा और वितरण प्रबंधन बनाए गए हैं। 1 लाख रिटेल आउटलेट पर नो फ्यूल ड्राई सिचुएशन हैज़ बीन रिपोर्टेड। सभी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप सभी के माध्यम से मैं एक इंस्टेंस जो कल तमिलनाडु में हमारी दृष्टि में आया, आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। वहाँ पर एक रिटेल आउटलेट पर लूज कंटेनर में पेट्रोल लिया जा रहा था। आप सभी के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है नागरिकों से कि इस तरह के कार्य करने से बचें। ये सेफ नहीं है और ये एडवाइजेबल भी नहीं है। उस रिटेल आउटलेट, उस पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। All the retail outlet dealers are also directed to strictly follow the guidelines while dispensing fuel. Any violation will invite very strict action. LPG के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि ये एक इशू ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वहाँ पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचकर प्रसिद्ध हुई युवती मोनालिसा ने हाल ही में केरल में फरमान खान नाम के युवक से शादी की है। फरमान बागपत जिले के पलड़ा गांव के रहने वाले हैं। इस शादी के बाद कुछ हिंदू संगठनों और व्यक्तियों ने नाराजगी जताई। स्वामी यशवीर महाराज ने मोनालिसा की शादी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शादी से सनातन धर्म के प्रति विश्वास में हानि हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि शादी जिस मंदिर में हुई उसके पुजारी की भूमिका भी जांच की होनी चाहिए। महाराज ने परिजनों से इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि यदि मोनालिसा को वापस नहीं लाया गया तो मुस्लिम युवक के परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने सोशल मीडिया और स्थानीय समुदाय में व्यापक बहस छेड़ दी है। मामले में कानूनी और धार्मिक अधिकारों की जांच की जा सकती है कि उस लड़की ने एक मुस्लिम लव जिहादी के साथ में शादी की है, तो सर्वप्रथम तो उसने सनातन धर्म के साथ में विश्वासघात किया, अपने परिवार के माता पिता के साथ में विश्वासघात किया है। और उसको जो प्रसिद्धि मिली वो सनातन धर्म से और प्रयागराज से मिली है। तो उसने उस हमारे प्रयागराज जैसे पवित्र तीर्थ स्थान को भी कलंकित किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं कि मंदिर में विवाह किया है हिंदू रीति से, ये झूठ है। और यदि वहाँ किया भी हो तो उस मंदिर के पुजारी पर सर्वप्रथम कार्रवाई होनी चाहिए कि एक गौ माता के मांस को खाने वाला गौ माता के कातिल को मंदिर में उसने कैसे घुसने दिया। और दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है
तो दूल्हे को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ भी धारण कराया जाता है और उसके सिर पर चोटी भी होती है, तिलक भी होता है और दूल्हा दुल्हन के बालों में मांग भरता है सिंदूर से। वहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक झूठ है। हो सकता है माला डाल दी हो तो इससे नहीं होता विवाह। तो मेरा तो यही कहना है कि उस मोनालिसा के परिवारजनों से कि इस लव जिहादी के खिलाफ आप कानूनी लड़ाई लड़े, पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। और ये भी हम चेतावनी देते हैं कि अब हिंदू लड़की से विवाह करने वाले इस मुस्लिम जिहादी को उत्तर प्रदेश में पूरा हिंदू समाज घुसने नहीं देगा। और हम भी कह रहे हैं कि जल्दी ही यदि हमारे हिंदू समाज की ये मोनालिसा लड़की वापस नहीं हुई इस जिहादी के चंगुल से, तो इस मुस्लिम जिहादी के परिवार को जिला बागपत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका ग्राम पलड़ा है, वहाँ इसके परिवार को घेर लिया जाएगा। वहीं थाना भवन क्षेत्र के जाफरपुर गांव की पूर्व उप प्रधान सविता शर्मा के लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 6 मार्च से सविता शर्मा अपने खेत की ओर टहलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी देर घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने आसपास के खेतों और गांव में उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 7 मार्च को परिजनों ने थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि सविता शर्मा की उम्र करीब 62 साल है और वो गांव की पूर्व उप प्रधान रह चुकी हैं। घटना के बाद परिवार में चिंता का माहौल है और परिजन लगातार संभावित स्थानों पर उनकी तलाश कर रहे हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी विजेंद्र रावत ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। पुलिस टीम लगातार खोजबीन कर रही है और आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द महिला का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। राजकुमार भाई वो सवेरे घूमन गई 9 साढ़े 9 बजे की 9:30 10 बजे की डेली जाती घूमन, आई नहीं, बहुत देर लग। जब नहीं आई तो परेशानी हुई, फिर सोचा भाई कहीं बैठ गई होगी किसी के अलावा। नहीं आई फिर भी, तो फिर ढूंढना शुरू करा। खेत में ढूंढी पहले तो भाई कभी खेत में कहीं हो, कुछ होना गया हो, गिरना पड़ी हो, फलाना दिखना, तो मिली नहीं। मिलने के बाद में फिर रिश्तेदारियों को फोन करने शुरू करे, फिर जाके ढूंढी। मैं कभी किसी ने बताना हो मैं वही हो तो ढूंढी। फिर जहाँ को पूछा पाछा वाला कह गए मैं चल रहे हैं, कोई पंडित बता दे मैं भी चल रहे हैं। फिर 7 तारीख में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है गुमशुदगी की। लग रही पुलिस भी तो नहीं चाहे भाई वाह जिस हाल में भी है मिल जा। 7 दिन हो गया पुलिस तो चाहे मगर मिल जा, ढूंढने उसे कहेगी, पता लगा पुलिस भाई कहाँ गई क्या हो गया। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मेरठ से शादी समारोह से लौट रही एक अनियंत्रित महिंद्रा एक्सयूवी कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा चरथावल के सीएनजी पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय विकास और 22 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है। वही हादसे में मोनू, अमित, प्रिंस, विपुल और रोहित और सोनू घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी युवक मेरठ में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस चरथावल लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर चरथावल मार्ग पे 8 लोग एक एसयूवी कार में सवार होकर मेरठ शादी अटेंड करने गए थे। शादी से लोग लौट रहे थे। रात्रि में लगभग 2 बजे जो गाड़ी के चालक थे और उन्हीं की गाड़ी थी, उनको लगा कि उनका घर आ गया है और अचानक से उन्होंने गाड़ी को मोड़ने का प्रयास किया। गाड़ी अनियंत्रित होकर एसयूवी पेड़ से टक्कर खा गई और पलट गई, जिसमें 2 लोगों की, रोहित और विकास की
दुखद मृत्यु हो गई है। सभी घायलों को, जो अन्य 6 लोग थे, सबको तुरंत पुलिस द्वारा उपचार के लिए यहाँ ले आया गया जिला अस्पताल में, और यहाँ इनकी स्थिति ठीक है। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है और घायलों से बात हुई है, उपचार कराया जा रहा है। बाकी लोग ठीक हैं, इसमें से एक व्यक्ति का प्राइवेट में भी इलाज चल रहा है। और ये घटना गाड़ी के अनियंत्रित होने के कारण हुई, और जो घायल हैं साथ में बैठे थे, उनका ये भी कहना था कि जो उसका व्हील अलाइनमेंट था वो भी शायद गड़बड़ हो गया था। इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की डीसीपी की अगुवाई में 25 टीमों ने दिल्ली और एनसीआर में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 26 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें से 6 क्रिमिनल्स को एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधी मुख्य रूप से कपिल संगवान उर्फ नंदू गैंग और विक्की टक्कर गैंग से जुड़े हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 देसी पिस्तौल, 3 पिस्तौल और 29 जिंदा कारतूस और 2 बुलेट प्रूफ लग्जरी कारें, 50 लाख से अधिक मूल्य की ज्वेलरी और 34 लाख कैश बरामद किए। 14 महंगी घड़ियां, लैपटॉप, आईपैड और 1 कैश काउंसलिंग मशीन बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर गतिविधियों पर कड़ा संदेश गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट फॉरेनर सेल ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। ये सभी मेडिकल वीजा पर भारत आए थे, लेकिन वीजा की शर्तों का उल्लंघन कर देश में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस के अनुसार इन लोगों का उद्देश्य भारत में बुल्गारिया अवैध रूप से जाना था। आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि ऑपरेशन उन संदिग्धों की गतिविधियों की लगातार निगरानी के बाद किया गया। इन सभी की पहचान, स्थिति और योजनाओं की जांच के लिए पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि उन्होंने भारत में अपनी वीजा शर्तों का पालन नहीं किया और विदेशी यात्रा के लिए अवैध तरीके से अपनाए सभी 10 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर डिपोर्शन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल उन्हें डिपोर्शन सेंटर में रखा गया है और प्रशासन द्वारा उनकी देश वापसी के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से ये संदेश भी जाता है कि भारत में वीजा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि भविष्य में किसी भी विदेशी नागरिक के अवैध प्रवास या सीमा उल्लंघन की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आउटर डिस्ट्रिक्ट फॉरेनर सेल ने 10 बांग्लादेशी इमिग्रेंट को पकड़ा है, जो कि मेडिकल वीजा पे इंडिया आए थे और मेडिकल वीजा की जो कंडीशन को वॉयलेशन करते हुए इंडिया में स्टे कर रहे थे और इंडिया से बुल्गारिया जाने के फिराक में थे, जिन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट बुल्गारिया एम्बेसी में दे रखे थे। उनको हमारी टीम ने स्विफ्टली कार्रवाई करते हुए पकड़ा है और इनको उसके बाद एफआरआर में पेश किया गया था और एफआरआर में इनका इंटरोगेशन के बाद में इनको डिपोर्टेशन के लिए डिपोर्टेशन सेंटर में रखा गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाहबाद दौलतपुर इलाके में एक गोदाम का भांडाफोड़ किया है और क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की 5111 पायरेट्स एनसीईआरटी किताबें जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में गोदाम का मालिक अरविंद कुमार मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार किताबों की ये बड़ी खेप नकली थी और इसे बाजार में बेचने की योजना बनाई जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने बताया कि पायरेट्स किताबें छात्रा और शिक्षा स्तर को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई महत्वपूर्ण है। अरविंद कुमार के खिलाफ आईपी कोड के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने गोदाम से सभी किताबें जब्त कर ली है और मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामले में कठोर कदम उठाना, शिक्षा सामग्री सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में पोस्टेड एक सब इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को लेटर लिखकर पुरानी रैंक यानी कांस्टेबल पर लौटने की रिक्वेस्ट की है। ये अधिकारी मूल रूप से कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे और मेहनत करके एसआई तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अपनी प्रमोशन वापस लेने की मांग की है। मांग के पीछे संभावित वजह उनका काम का प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ कारण शामिल है। पुलिस हेडक्वार्टर इस अनुरोध से हैरान है। पेंशन सेल सभी यूनिट को लेकर लेटर भेजा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई छिपा हुआ मकसद तो नहीं है, जैसे पेंडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरियल और मेडिकल दिक्कतें या पेमेंट से जुड़ी समस्याएं। डिपार्टमेंट ने सभी जिलों को 3 दिन के भीतर डिमांड
सर्टिफिकेट और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि रिजर्व प्रमोशन को मंजूरी दी जाएगी या नहीं। वहीं दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में 11 और 12 मार्च की दरमियानी रात राजधानी के प्रमुख इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में स्पेशल स्टाफ सहित 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इस कार्रवाई का मकसद एक्सरसाइज आर्म्स, एनडीपीएस और जुआ अधिनियम के तहत अपराध रोकना था। अधिनियम के दौरान कुल 43 मामले दर्ज किए गए। इस कार्रवाई में कुल 47 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी में 17 जिंदा कारतूस, 13 देसी पिस्टल और 30 चाकू शामिल हैं। पुलिस ने बताया है कि यह अभियान शहर में अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इसी तरह की अभियान नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि शहर में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए Delhi 24 भारत। नमस्कार।